नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसंवाद रैली। कहा, जमानत पर बाहर चल रहे हैं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। लोग कहने लगे हैं पार्टी बनी बैलगाड़ी। राजस्थान को दी 2100 करोड़ रुपए की सौगात। रखी 13 परियोजनाओं की आधारशिला। नीट और जेईई परीक्षा में अब छात्रों को साल में 2 बार बैठने का मिलेगा मौका। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। सीबीएसई की जगह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी नीट, जेईई, यूजीसी नेट परीक्षाओं का आयोजन। श्रीलंका के मट्टाला एयरपोर्ट का संचालन करेगा भारत। घाटे में चल रहे हवाई अड्डे को चलाने के लिए बनेगा दोनों देशों का संयुक्त उपक्रम। निर्माण के लिए श्रीलंका ने चीन से लिया था महंगा कर्ज। नेपाल में हिल्सा सिमिकोट रूट से सुरक्षित निकाले गए कैलाश मानसरोवर यात्रा में फंसे सभी तीर्थयात्री। पहाड़ी क्षेत्र से 160 लोगों के अंतिम समूह को निकालने के बाद भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। 2 दिन बाद शुरू हुआ अमरनाथ यात्रा का पहलगाम रूट। और फीफा विश्व कप में आज तय होंगी दूसरे सेमीफाइनल की टीमें। स्वीडन बनाम इंग्लैंड का मुकाबला जारी। रात 11:30 बजे से रूस बनाम क्रोएशिया में भिड़ंत। फ्रांस और बेल्जियम के बीच मंगलवार को पहला सेमीफाइनल। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भारत श्रीलंका के बंदरगाह शहर हम्बनटोटा के मट्टाला राजपक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करेगा। भारत ने इसके लिए सहमति दे दी है। श्रीलंका के नागर विमानन मंत्री निमल श्रीपाल डी सिल्वा ने श्रीलंका की संसद में ये जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया है कि इसके संचालन के लिए भारत और श्रीलंका ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। इसमें भारत की हिस्सेदारी अधिक होगी। ये एयरपोर्ट कोलंबो से 241 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और हम्बनटोटा शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे को 21 करोड़ डॉलर की लागत से बनाया गया है, लेकिन वहां से ज्यादा उड़ानें ना होने के कारण ये घाटे में है। इसे विश्व का सबसे खाली हवाई अड्डा बताया जा रहा है। डिसिल्वा ने बताया कि 2 साल पहले एयरपोर्ट को चलाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी और इसमें सिर्फ भारत ने रुचि दिखाई। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्ष के शासन के दौरान इसे बनाया गया। इसके लिए चीन से महंगी दर पर कर्ज लिया गया था। मार्च 2013 में इस हवाई अड्डे को शुरू किया गया था। यह एयरपोर्ट हर साल 10 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। अब उम्मीद है कि 2028 तक यहां 50 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता हो जाएगी। और भारत ने इसके संचालन का जिम्मा लिया है। इसे भारत को किस तरीके से लाभ होगा, इसे कैसे देखा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस वेंकट नारायण, ब्यूरो चीफ हैं द आइलैंड श्रीलंका के। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सर, श्रीलंका के मट्टाला राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन अब भारत करेगा। भारत की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा है। जॉइंट वेंचर में अब ये इसका संचालन चलेगा। आपसे समझना चाहेंगे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, चूंकि वहीं पर जो हम्बनटोटा पोर्ट है, बंदरगाह है, उस पर चीन का नियंत्रण है। ऐसे में स्ट्रैटेजिक दृष्टि से या रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है जी। और बात यह है कि हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का तरफ से 70% हम जॉइंट वेंचर में इक्विटी मांग रहे हैं 40 बरस के लिए जी। उसके लिए हमें 20.5 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बाकी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर श्रीलंकन एयरपोर्ट अथॉरिटी इन्वेस्ट करके ये दोनों मिलके जॉइंट वेंचर चलाएंगे जी।
बात ये है कि ये तो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वहाँ के सिविल वार जो है 9 साल पहले ख़त्म हो गया था जी, और राजपक्षा जिनके नेतृत्व में एलटीटीई को हराया गया था, उन्होंने सोचा कि ये कोलंबो एयरपोर्ट जो है काफ़ी ओवरक्राउडेड हो गया था, इसीलिए वो अपने इलाके में हम्बनटोटा के हैं जी, और ये 14 किलोमीटर दूर में मताला एयरपोर्ट बनाया गया। हाँ जी। और ये 19 करोड़ डॉलर चाइना के एक्सिम बैंक से लोन में लेके ये एयरपोर्ट बनाए थे। वो सोच रहे थे क्योंकि ये मताला के आसपास मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो विजिटर्स को पसंद है वो सब आजू बाजू में हैं जी। वो सोच रहे थे कि अगर वहाँ एक एयरपोर्ट बनाया जाए तो काफ़ी टूरिस्ट वहाँ जाएंगे, लेकिन वो मताला के पास ही काफ़ी हाथी घूमते रहते हैं और काफ़ी पक्षी भी होते हैं जी। और ये एयरपोर्ट 2013 में राजपक्षा खुद इनागुरेट किए थे जी। और कुछ महीनों के अंदर ही 3 हवाई जहाज खराब हो गए थे क्योंकि बर्ड हिट्स, वो पक्षी आके उसको टक्कर जैसा हो गया था और वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो बंद पड़ा है जी। अब तक 950 करोड़ का नुकसान हुआ है जी। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया और श्रीलंका जॉइंट वेंचर आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यह प्रॉफिटेबल रहेगा। अभी भी हाथी और पीकॉक्स वगैरह वहां घूमते रहते हैं। एक बार इतने हाथी वो एयरपोर्ट के इलाके में आए थे, 300 जवान श्रीलंका के वहां जाके हाथियों को वहां से भगाना पड़ा जी। अगर प्लान तो अच्छा है कि मतलब 50 लाख लोगों को वहां अकोमोडेट कर सकते हैं एयरपोर्ट, लेकिन ये पक्षियों क्या करोगे आप? हाथियों का बारे में क्या करोगे? कहीं ना कहीं उसके सफल संचालन एक चुनौती भी होगी भारत के लिए। सर, यहाँ पे आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि चीन का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है हम्बनटोटा, जिस पर चीन का नियंत्रण है, श्रीलंका ने 99 साल के लिए चीन को उसे लीज पे दिया हुआ है। उसके बगल में ही अब ये जो पोर्ट है मट्टाला पोर्ट, जिस पे अब भारत उसका संचालन करेगा, ऐसे में ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या इस वजह से चीन और भारत में किसी तरह के विवाद की कोई स्थिति या कोई कसमकस आप देखते हैं? मैं नहीं समझता कि चीन और भारत के बीच में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पोर्ट बंदरगाह जो है ना, एक चाइनीज कंपनी को 99 इयर्स के लिए वो लीज पे दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का रिजर्वेशंस नजर में रख के वहां के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि चीन को वहां उनके सबमरीन्स उस इलाके में आने नहीं देंगे, ठीक है जी। और उसका देखभाल श्रीलंकन नेवी करेगी, जो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई इंडिया और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जी। हम एयरपोर्ट चलाएंगे, वो लोग बंदरगाह चलाएंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और फिलहाल पहली खबर में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। जयपुर में केंद्र और राजस्थान सरकार की 12 प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंवाद के दौरान उन्होंने 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के विकास के कामों की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं।
जयपुर के मशहूर अमरूदों के बाग की इस जनसभा में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाया, एक के बाद एक 13 विकास परियोजनाओं की सौगात राजस्थान को मिल गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की और सरकार के किए कामों को एक एक कर गिनवाया। 32 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से अधिक जनधन खाते राजस्थान में खुले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और पहले की योजनाओं को पूरा करके राजस्थान के 6 लाख से अधिक गरीबों को घर देने का काम भी किया गया। जनधन, मोबाइल और आधार, इनके माध्यम से सुनिश्चित किया कि पूरा का पूरा पैसा, जनता का पूरा पैसा बिना लीकेज के उस लाभार्थी के अकाउंट में पूरी तरह से पहुंचा। प्रधानमंत्री ने इस जनसभा में 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। कि भारत में बीते 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ गरीब के कुचक्र से बाहर निकल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले कांग्रेस के नेताओं के नाम पर पत्थर जड़ने की होड़ मची हुई थी, लेकिन अब योजनाएं अटकती, लटकती या भटकती नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। प्रधानमंत्री ने सेना की क्षमता पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पाप है और जिनको परिवार की राजनीति करनी है वो करें। हमारी नीतियां राष्ट्र निर्माण के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंत में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस रैली के माध्यम से जनता को साफ संदेश दिया है कि केंद्र और राज्य की सरकार जनता के हितों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की पिछले 4 साल से लगातार कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जयपुर की रैली से कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के लिए उनको सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया। जयपुर से कैमरामैन अनिर्माण साधु के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। अब नीट, जेईई मेंस, यूजीसी नेट और सीमेट और जीपैट की प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। इसका ऐलान आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इन सभी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन पहले सीबीएसई करती थी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नीट, जेईई की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। दिसंबर में यूजीसी नेट की परीक्षा होगी, जबकि आईआईटी में दाखिले के लिए जनवरी और अप्रैल में जेईई मेंस की परीक्षा होगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन फरवरी और मई में किया जाएगा। मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए सीमैट और फार्मेसी कोर्स की दाखिले के लिए जीपैट की परीक्षाएं जनवरी से होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी, जिसकी प्रैक्टिस छात्र घर या फिर अधिकृत कंप्यूटर सेंटर पर निःशुल्क कर सकते हैं। इन सेंटरों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। नीट, जेईई, नेट आदि परीक्षाएं जो सीबीएसई करती थी वो अब एनटीए करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। और कंप्यूटर बेस्ड होने के कारण छात्रों को आसानी होगी और रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। परीक्षा लीकेज नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। देश में आवंटित शिक्षा ऋण की रकम 47% बढ़ी है, लेकिन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या कम होकर 2.5 लाख पर पहुंच गई। CRIF हाईमार्क ने वित्त वर्ष 2017-18 के आंकड़ों का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला है। रिपोर्ट के मुताबिक संस्थानों में फीस बढ़ने से कर्ज की रकम तो बढ़ी है, लेकिन कर्ज लेने वाले कम हो गए हैं।
शिक्षा पर CRIF हाईमार्क की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों से उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से पिछले वित्त वर्ष में शिक्षा ऋण में 47% का इजाफा देखने को मिला, जबकि लोन लेने वाले छात्रों की संख्या 7% कम हुई है। सरकार शिक्षा कर्ज के लिए 2 योजनाएं चला रही है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन और विद्या लक्ष्मी स्कीम। सरकार का कहना है कि शिक्षा ऋण पर पिछले 4 साल में हर साल 1800 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। अगले 3 साल में 10 लाख छात्रों को 6600 करोड़ रुपए ब्याज सब्सिडी मिलने वाली है। अभी पिछले 4 साल में एजुकेशन लोन की सब्सिडी इंटरवेंशन के लिए हमारी सरकार ने हर वर्ष 1800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अब आने वाले 3 साल में 10 लाख स्टूडेंट्स को 6600 करोड़ रुपए यानी हर साल 2200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलने वाला है। तो ये लोन बढ़ता ही रहा है और उसके फिगर्स हम देंगे। जानकारों का मानना है कि भारतीय शिक्षण संस्थान बेहतर हो रहे हैं और वहां रिसर्च जैसी सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, इसलिए फीस बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं और बढ़िया करेंगे, उनके कैंपस अच्छे हैं, उनकी लेबोरेटरी अच्छी हैं, उनकी टीचिंग फैकल्टी अच्छी है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट आएगी और वो कॉस्ट स्टूडेंट से रिकवर करने की होगी। पहले ईयरली एजुकेशन आपकी पड़ती थी 6 लाख की, 8 लाख की, तो आप उसके ऊपर 4 लाख 5 लाख का लोन लेते थे। अब उसी एजुकेशन की कॉस्ट 15 लाख या 20 लाख हो जाएगी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो नेचुरली आप उससे लोन भी ज़्यादा लेंगे। अधिकतर छात्र अब भी 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण लेते हैं। इसे सरकार ने प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित कर रखा है। सरकार ने बैंकों को शिक्षा ऋण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को कर्ज मिल सके। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के बारे में चर्चा के लिए विधि आयोग की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो गई। इसमें आयोग के पदाधिकारियों के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। 7 राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि साथ चुनाव कराने पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। इस बीच अनंत द्रमुक ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखकर सैद्धांतिक रूप से एक साथ चुनाव पर सहमति जताई है, लेकिन कहा है कि ये व्यवस्था 2021 के बाद लागू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने चुनाव खर्च कम करने और बार बार चुनाव से विकास कार्यों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ कराने पर विचार का सुझाव दिया था। बीजेपी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन जारी रहने के पक्ष में है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने ये बात कही। उन्होंने मीडिया में आई इस खबर को खारिज किया है कि बीजेपी पीडीपी के बागी विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। राम माधव का ये बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद आया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश में है। राम माधव ने ट्विटर पर लिखा है कि राज्य में शांति, सुशासन और विकास के लिए बीजेपी राज्यपाल शासन के पक्ष में है। पिछले महीने बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन खत्म कर लिया था। और पणजी में गोवा विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में अभी भी उच्च शिक्षा विशेषाधिकार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना और इसका दायरा बढ़ाना बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार ध्यान दे रही है। Higher education is still a privilege in India. Expanding quantity has to be complemented by quality. This is where the greatest challenge exists. As technology advances and societies grapple with the implications of the 4th industrial revolution, higher education has to adapt to new expectations. It has to be sensitive to interdisciplinary and cross-disciplinary pathways without losing sight of the core of disciplinary knowledge. और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण इलाकों में आंखों की देखभाल से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। चेन्नई में एक सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति ने लोगों से स्वेच्छा से नेत्रदान करने की अपील की।
उपराष्ट्रपति का कहना है कि आंखों की देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र और एनजीओ को सरकार के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सस्ती कीमतों पर लोगों को आई केयर सुविधा मिले। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से स्वेच्छा से नेत्रदान यानी आई डोनेशन के लिए आगे आने की अपील की है। चेन्नई में इंडियन इंट्रा ऑकुलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मीडिया और गैर सरकारी संगठनों को काम करना चाहिए। The sublime ethos of helping a vision impaired person to gain eyesight through voluntary eye donation must be inculcated among the young children in the schools. Mass media can play an important role in popularizing eye donation. The electronic media, they have a greater role to educate the people because their impact is more. The print media also should take up this cause, and Lions Club, Rotary Club, Ramakrishna Mission, you have Vivekananda Mission, so many other voluntary organizations working. They have to educate the people that the eye donation is the best donation. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को सरकार की तरफ से आंखों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने में सहयोग की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आई केयर सेक्टर की चुनौतियों को देखते हुए सरकार के साथ पंचायतों और स्थानीय निकाय संस्थानों को इसमें शामिल होना होगा। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों तक सस्ती कीमतों पर आई केयर से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया। The government has no doubt drawn a number of strategies, both central government and the state government, to ensure effectiveness of the NPCB. I believe, given the challenges being faced by the eye care sector, the central government cannot alone do it. We need to involve Panchayat Raj institutions, urban local bodies, besides enlisting the support and cooperation of the private sector and NGOs to augment the efforts to provide comprehensive eye care service to the people. आंखों को आत्मा की खिड़कियां बताते हुए उपराष्ट्रपति ने आई केयर सुविधा का दायरा बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ठोस नीति तैयार करने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वीडियो गेम, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन के ज्यादा संपर्क से बच्चों के आंखों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने बढ़ती आबादी के बढ़ते बीमारी के बोझ से निपटने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से निपटने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और परमाणु हथियारों को नष्ट करने को लेकर उत्तर कोरिया ने अमेरिका की मांगों को अफसोसजनक बताया। दक्षिण कोरिया की योनहैप एजेंसी के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद उत्तर कोरिया ने अमेरिका के व्यवहार और उसकी मांगों को बहुत ही खेदजनक बताया। हालांकि वार्ता में शामिल अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसे सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और इसके लिए उत्तर कोरिया का परमाणु मुक्त होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को नष्ट करने का मामला बेहद पेचीदा है और इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और आइए बात करते हैं फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में आज सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो जाएंगी। बेल्जियम और फ्रांस शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। स्वीडन और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। हाफ टाइम तक इंग्लैंड 1-0 की बढ़त बना चुका है। इंग्लैंड के हैरी मंगवायर ने 30वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई है। इंग्लैंड के 28 साल बाद विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचने पर नजर है। इससे पहले इंग्लैंड 1990 में विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1966 में इंग्लैंड ने विश्व कप का खिताब जीता था और इस विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में मात देकर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। स्वीडन की नज़र 24 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने की है। स्वीडन 1994 के विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचा था। इस मैच से पहले स्वीडन और इंग्लैंड के बीच 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए। इंग्लैंड ने 8 और स्वीडन ने 7 मैच जीते, जबकि 9 मैच ड्रॉ रहे। विश्व कप के इतिहास में इससे पहले दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए। 2002 में हुआ मैच 1-1 और 2006 में 2-2 से बराबरी पर छूटा था। स्वीडन की टीम 5वीं बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, जबकि इंग्लैंड 12 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है।
और आखिरी क्वार्टर फाइनल में मेजबान रूस के सामने क्रोएशिया की चुनौती होगी। ये मैच आज रात 11:30 बजे खेला जाएगा। अंतिम 16 के मुकाबले में 2010 की विश्व चैंपियन स्पेन को शूटआउट में हराकर रूस की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस कभी भी फीफा विश्व कप में ग्रुप चरण में आगे नहीं बढ़ा। 1966 में सोवियत संघ सेमीफाइनल में पहुंचा था, जो इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस लिहाज से रूस के पास घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास रचने का मौका है। सोवियत संघ के तौर पर उसने 1958 से 1970 तक लगातार 4 बार क्वार्टर फाइनल खेला था। वहीं क्रोएशिया की 20 साल बाद विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर नजर है। क्रोएशिया 1998 के विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचा था। क्रोएशिया इस विश्व कप के अंतिम 16 में डेनमार्क को शूटआउट में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। रूस अभी तक कभी भी क्रोएशिया को नहीं हरा पाया। दोनों टीमों के बीच अब तक 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए, जिनमें 2 ड्रॉ रहे और 2015 के मैत्री मैच में क्रोएशिया को जीत मिली। इस विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मंगलवार यानी 10 जुलाई को फ्रांस और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा। और कैलाश मानसरोवर यात्रा में फंसे सभी भारतीय तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। खराब मौसम की वजह से यात्रा से लौटते समय 1400 से ज्यादा यात्री फंस गए थे। हिल्सा और सिमिकोट से निकाल लिए गए लोगों को नेपालगंज और सुरखेत लाया गया है। ये दोनों जिले भारतीय सीमा के नजदीक हैं और दोनों जगह हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछले 5-6 दिन से तीर्थयात्री फंसे हुए थे। खराब मौसम की वजह से रुकी अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। करीब 2200 श्रद्धालुओं का 8वां जत्था पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। हालांकि जम्मू के बेस कैंप से बालटाल रूट से जाने वाले यात्रियों को इजाजत नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और जमीन धंसने की वजह से इस रूट से यात्रा रोकी गई है। आपको बता दें कि अलग अलग केंद्रों पर करीब 20,000 से ज्यादा अमरनाथ यात्री रह रहे हैं। यात्रियों की सुविधा और देखभाल के लिए अधिकारियों की 24 घंटे की तैनाती की गई है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार अब तक 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। मुंबई की सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बाधित है। उधर गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। अगर लगातार बारिश जारी रही तो फिर पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। और आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं देश भर में मौसम के हाल पर।